हेलो बच्चों, कैसे हो तुम लोग? कैसा बीत रहा है तुम लोग का लॉकडाउन का दिन रात पल? बीत रहा है कि कट रहा है? कट रहा है। कोई नहीं यार, सबका कट ही रहा है। ठीक है, चलो ठीक है। कैसे तुम लोग की पढ़ाई चल रही है? एक और चीज, इस लॉकडाउन के माहौल में बेटा, मुझे तो लगता है बेस्ट मेथड है पढ़ना। पढ़ना एक ऐसा चीज है कि तुम पढ़ते रहो ना तो पूरा दिन कम हो जाएगा। कहोगे अरे यार आज क्या पढ़े। तो ये मतलब अगर जो टाइम को अच्छे से स्पेंड करना है, खुशी के साथ स्पेंड करना है, तो पढ़ के एक बार ट्राई करके देखो। ठीक है बेटे? ओके। खैर, हम लोग अपनी बातों को छोड़ते हुए पॉइंट पे आते हैं। और हम लोग बेटा ग्रेविटेशन पढ़ चुके, ग्रेविटेशन के चैप्टर पढ़ रहे थे। उसमें बहुत कुछ बेसिक बेसिक बात हो चुकी थी। कल के लेक्चर में, जो स्पेशली कल का लेक्चर था, उसमें हम लोगों ने सीखा कि ग्रेविटेशनल फील्ड एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट, या वो ऑब्जेक्ट जो पॉइंट मास न हो, उसको कैसे निकालते हैं। तो उसके लिए ग्रेविटेशनल फील्ड का हम लोग फॉर्मूला लिए थे। और किसका हेल्प लिए थे बेटा मेरे? इंट्रीगेशन का। फिर बाद में हम लोग फिर उसी में एक रिंग का कंसेप्ट लिए थे। रिंग में तीन लिए थे, सेमी सर्कल रिंग, और सेमी सर्कल रिंग का कंसेप्ट लिए थे बेटा, और फुल रिंग का कंसेप्ट लिए थे, और एक क्वाड्रेंट लिए थे रिंग का। फिर उसके बाद हम लोग देखे थे कि जनरल, अगर जो जनरल चीजें आ रही हैं, या जैसे मान लो कि क्वाड्रेंट का कोई पार्ट हो, जब एंगल 60 डिग्री 30 डिग्री कोई पार्ट हो, तो उसको कैसे हैंडल करेंगे मेरे बच्चे, वो सब हम लोग देख चुके थे। आज उसी के लाइनिंग में, उसी के पार्ट का, या उसी के मतलब जो भी कह लो, उसी के सेकेंड्स में आज हम लोग ग्रेविटेशनल फील्ड ड्यू टू अ स्फीयर देखेंगे। क्या देखेंगे मेरे बच्चे? ग्रेविटेशनल फील्ड ड्यू टू अ स्फीयर। और इस ग्रेविटेशनल फील्ड ड्यू टू स्फीयर देखने में खास बात ये होगी कि ये कहानी हम लोगों को सही से समझ में आएगी। तो आगे हम लोगों को पढ़ना है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जी के बारे में। तो जी में क्या होता है, कैसे वेरिएशन होता है, अर्थ के नीचे कैसे जाते हैं तो जी घटता है कि बढ़ता है, अर्थ के ऊपर जाते हैं तो जी घटता है कि बढ़ता है, घटता है तो कैसे घटता है, बढ़ता है तो कैसे बढ़ता है। इन सारी बातों को डिस्कशन में करेंगे। तो ये लेक्चर बहुत पूरा का पूरा हेल्प करेगा मेरे बच्चे। ठीक है? ठीक है? ठीक है। तो आज हम लोग देखेंगे बेटा, कौन सा पार्ट है लेक्चर का, मुझे तो नहीं मालूम। इसलिए हम लोग पार्ट लेक्चर का नहीं डाल रहे हैं। आज बस हम लोग हेडिंग डाल रहे हैं, ग्रेविटेशनल फील्ड ड्यू टू अ स्फीयर। स्फीयर क्या बेटा? स्फीयर। क्या बेटा? स्फीयर। और स्फीयर दो टाइप का हो सकता है मेरे बच्चे। एक स्फीयर हो सकता है होलो स्फीयर, और एक हो सकता है मेरे बच्चे सॉलिड स्फीयर। ठीक है? होलो स्फीयर को कभी कभी हम लोग स्फेरिकल सेल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? स्फेरिकल सेल। क्या बोलते हैं मेरे बच्चे? स्फेरिकल सेल बोलते हैं। और सॉलिड स्फीयर को नॉर्मली सॉलिड स्फीयर बोलते हैं। अच्छा, दूसरी बात दूसरी बात, हॉलो स्फीयर को ना, वो जो सेमी सर्कुलर रिंग है, उसकी तरह ट्रीट कर सकते हो। अब चूंकि फर्क क्या होता है रिंग और हॉलो स्फीयर में, रिंग को हम लोग 2D की तरह ट्रीट करते हैं, और रिंग को 2D की तरह ट्रीट करते हैं, और हॉलो स्फीयर को कैसे ट्रीट करते हैं? 3D की जगह तरह ट्रीट करते हैं। मतलब उसमें अगर जो लीनियर मास डेंसिटी लिखेंगे, तो मास पर यूनिट एरिया लिखेंगे बच्चे। और यहाँ पे अगर जो लीनियर मास डेंसिटी लिखेंगे, तो मास पर यूनिट वॉल्यूम लिखेंगे। बस बेसिक डिफरेंस यही है। रिंग बेटा, रिंग का अगर जो फिगर मैं बनाऊं बेटे, और अगर जो होलो स्फीयर का मैं बनाऊं, तो कुछ भी ज्यादा फर्क नहीं दिखेगा। रिंग भी देखो ऐसे मैंने बना दिया, ये देखो ये रिंग है। मैंने थिकनेस को थोड़ा बन जा भैया जल्दी से, बन जा तू मेरी इश्क देखो ये हो गया, रिंग हो गया। ये क्या है बच्चे मेरे?
रिंग। और ये देखो हॉलो स्फीयर भी उसी तरह बना है, देखो हॉलो स्फीयर भी उसी तरह बना है। बस फर्क क्या है बेटा, यहाँ रिंग को 2D की तरह ट्रीट करते हैं और हॉलो स्फीयर को कैसे करते हैं बेटा मेरे, 3D की तरह। यहाँ पे लीनियर मास डेंसिटी अगर जो सिग्मा लिखा जाएगा तो मास पर यूनिट एरिया लिखा जाएगा, यहाँ पे लीनियर मास डेंसिटी लिखा जाएगा तो मास पर यूनिट वॉल्यूम लिखा जाएगा बच्चे मेरे, बस ज्यादा फर्क नहीं है। अच्छा एक चीज, ग्रेविटेशनल फील्ड एट द सेंटर ऑफ द रिंग क्या होता है बोला, जीरो होता है। क्या होता है, जीरो। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे भी ग्रेविटेशनल फील्ड एट द सेंटर ऑफ द रिंग क्या होगा, जीरो ही होगा। सेंटर ऑफ द स्फीयर पे भी क्या होगा, जीरो ही होगा। खैर कैसे होगा नहीं होगा क्या होगा वो सब बाद में देखेंगे, अभी फिलहाल में बस मैं ये बताना चाह रहा था कि रिंग और हॉलो स्फीयर में क्या अंतर है। रिंग 2D फिगर है, रिंग में जो लीनियर मास डेंसिटी देते हैं वो क्या लेते हैं मेरे बच्चे, मास पर यूनिट एरिया, यहाँ डॉट डॉट डॉट। अब हम लोग मुद्दे वाली बात पे आते हैं, मैं इसको रब करना जा रहा हूं, आप लोग लिख लीजिएगा। और एक चीज और मैं करता हूं थोड़ा, आज मैं क्या करता हूं कि बार बार बोर्ड को न मिटाते हुए मैं इस पे 3 स्पेस बना लेता हूं बच्चे, 3 क्या कर लेता हूं, 3 स्पेस बना लेता हूं। ठीक है, 3 स्पेस बना लेता हूं और देखता हूं कि कैसे क्या होता है, देखता हूं बच्चे कि कैसे क्या होता है। ठीक है, हम लोग किसका केस ले रहे हैं, हॉलो स्फीयर का ले रहे हैं, किसका बेटा, हॉलो स्फीयर का, हॉलो स्फीयर का। ये मैंने फिगर बना लिया हॉलो स्फीयर का। थोड़ा सा आप लोग और अच्छे से बनाइएगा मेरे बच्चे। ठीक है ना, ये लगभग थिकनेस क्या है, लगभग हर जगह क्या है, सेम ही है। क्या है, सेम है। क्या बेटा, सेम है। हॉलो स्फीयर है, रेडियस कितना है बेटा, रेडियस है आर और मास है बेटा एम। रेडियस क्या है, रेडियस है आर और मास है बेटा एम। आ रहा है क्या, अच्छा। दूसरी बात मेरे बच्चे, मुझे ग्रेविटेशनल फील्ड 3 पॉइंट पे निकालना है, कितना, 3। एक बार वो पॉइंट कहाँ रहेगा, इस हॉलो स्फीयर के बाहर रहेगा, एक हॉलो स्फीयर पे सरफेस पे रहेगा और दूसरा उस स्फीयर के, स्फीयर मतलब हॉलो स्फीयर, उसके अंदर रहेगा। कहां फाइंड आउट करना है बच्चे मेरे, वी हैव टू फाइंड, वी हैव टू फाइंड ग्रेविटेशनल फील्ड एट 3 पॉइंट, और ये हर केस में एट 3 पॉइंट। पहला आउटसाइड, आउटसाइड का मतलब देखो तो ध्यान से देखना, तो मान लो आउटसाइड का मतलब ये पॉइंट, कहा बेटा, ये पॉइंट पी पॉइंट, क्या, पी पॉइंट। तो इसमें अगर जो ये डिस्टेंस बेटा अगर जो आर है मेरे बच्चे, तो आर इज ग्रेटर देन आर, आर इज ग्रेटर देन आर। फिर दूसरा पॉइंट है एट सरफेस, सरफेस पे बेटा आर की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, सरफेस पे आर की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी मेरे बच्चे, ये सरफेस पे मैंने मान लिया ये वाला, तो ये डिस्टेंस मैंने मान लिया क्यू, और सरफेस पे आर इक्वल टू कितना हो जाएगा बच्चे, आर इक्वल टू आर हो जाएगा। थर्ड होता है इनसाइड, क्या, इनसाइड, इनसाइड में आर इज लेस देन आर होगा, आर मतलब पी क्यू, अगर जो ये मान लू तो ये क्या है, यस पॉइंट। ठीक है बेटा, एस मान लो, चाहे इसको पी क्यू वाई मान लो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है बेटे, और सर इसकी कहानी क्यों समझ में आ रहा है, क्योंकि कई तरीके से दिया रहेगा एग्जाम में, एग्जाम में हो सकता है आउटसाइड, इनसाइड, सरफेस पे दिया है, या कहानी ये करे आर इज ग्रेटर देन आर, आर इज इक्वल टू आर, आर इज लेस देन आर। तो अपने को कहानी समझ में आनी चाहिए कि कहाँ पूछ रहा है,
If r is less than r, small r is less than capital R, then we will understand that the given point is inside the hollow sphere or sphere. अगर जो if r is equal to r, then we must have to understand that the point, given point from where which we have to find the gravitational field is at the surface. Okay, तो हम लोग फाइंड आउट करते हैं, पहला फाइंड आउट करते हैं वही पहला पॉइंट, ग्रेविटेशनल फील्ड एट gravitational field outside the hollow sphere. अब देखो ध्यान से समझना बेटा, ध्यान से समझना, मैं यहां पे दो लॉ को यूज करूंगा जो अपने सिलेबस में नहीं है, जो अपने सिलेबस में नहीं है, यूं कह लो तो उसके लॉ के बारे में मैं बता तो दे रहा हूं लेकिन वो अपने सिलेबस में नहीं है, नहीं पढ़ना है, और जिसको बोलते हैं गॉस लॉ ऑफ ग्रेविटेशन. क्या पढ़ते हैं बच्चे मेरे? गॉस लॉ ऑफ ग्रेविटेशन. गॉस लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या होता है? एक्चुअली गॉस ने दो लॉ दिया था, एक गॉस लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है और एक गॉस लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है. गॉस लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स हमारे सिलेबस में है, उसको क्लास 12th में डिटेल में पढ़ना है. गॉस लॉ ऑफ ग्रेविटेशन हमारे सिलेबस में नहीं है, इसलिए अपने को नहीं पढ़ना है, लेकिन फिर भी यहाँ पे उसी का हेल्प लिया जाएगा. क्या बेटा? बेटा मैं क्या लूंगा? मैं हेल्प लूंगा गॉस लॉ ऑफ ग्रेविटेशन. नॉट इन सिलेबस, नॉट in syllabus. We have to study only statement, not proof. मतलब कहने का बच्चे कि उनका उभी स्टेटमेंट पढ़ना है, उसका प्रूफ नहीं पढ़ना है. तो एक सही से बात बताऊं तो चुपके से मैं इसका एक बता चुका हूं. गॉस लॉ ऑफ ग्रेविटेशन दो है, पहला लॉ जो है वो मैं चुपके से मैं तुमको ना फटाक से बता दिया था, ठीक है, फटाक से बता दिया था और तुमने ले भी लिया है, लेकिन मैं वहां पे स्पेशली मेंशन नहीं किया मेरे बच्चे कि गॉस लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है. ध्यान दो, मैंने जब न्यूमेरिकल पहली बार सॉल्व किया था तो मैं बोला था कि अगर जो स्फेरिकल सिमेट्रिक बॉडी है तो हम लोग पूरा का पूरा मास कहां मानेंगे? उसके सेंटर पे मानेंगे. कहां पे मानेंगे? सेंटर पे मानेंगे. वो वही है गॉस लॉ ऑफ ग्रेविटेशन. क्या है गॉस लॉ ऑफ ग्रेविटेशन? स्फेरिकली सिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट whole mass is concentrated at center. We assume बेटा, we assume. आ रहा है क्या कुछ कहानी समझ में? दूसरा जो होता है बेटा, दूसरा ये होता है ग्रेविटेशनल फील्ड इनसाइड. सेल क्या होता है बच्चा मेरे? जीरो होता है. ठीक है मेरे बच्चे, आई रिपीट, गॉस ने दो लॉ दिया है, एक लॉ ऑफ ग्रेविटेशन का दिया है, क्लास 11th में पढ़ना तो नहीं है, हमारे सिलेबस में नहीं है, लेकिन उनका कंसेप्ट यूज करना है. एक गॉस लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक है जो क्लास 12th में पढ़ना है, उसका यूज है, उसको पढ़ना है, उसको डिटेल में पढ़ना है. तो डिटेल वाला बात को डिटेल में, यहाँ पे दो स्टेटमेंट है उसको कर लेते हैं. एक गॉस ने पहला लॉ दिया था कि इफ देयर विल बी ए सिमेट्रिकली ऑब्जेक्ट जस्ट लाइक हॉलो स्फीयर या सॉलिड स्फीयर, कोई भी अगर जो सिमेट्रिकली है तो उसका पूरा का पूरा मास हम लोग सेंटर पे मानेंगे. दूसरा ग्रेविटेशनल फील्ड इनसाइड क्या होता है बच्चे मेरे? जीरो होता है. एक थोड़ा बहुत हम लोग देखेंगे, फील करेंगे कि इनसाइड कैसे जीरो है, लेकिन उसका प्रूफ तो गॉस लॉ ही देगा. ठीक है बच्चे, ठीक है. हम लोग यहाँ पे आते हैं, क्या आते हैं बेटा? तो यहाँ पूरा का पूरा मास मैं कहाँ मान लूंगा बच्चे मेरे? यहाँ पे पूरा का पूरा मास कहाँ मान लूंगा? यहाँ पे. तो रियल में ग्रेविटेशनल फील्ड एट आउटसाइड, कहाँ बेटा?
आउटसाइड। कहां होगा? आउटसाइड। कुछ नहीं होगा, बस जीएम अपॉन आर का होल स्क्वायर। क्या ये पूरा का पूरा किसके तरफ बिहेव करेगा? सोर्स मास। और ये सोर्स मास इस पॉइंट पे कितना फील्ड बनेगा तुम लोग बताओ? कितना? जीएम अपॉन आर स्क्वायर पढ़े हैं? ग्रेविटेशनल फील्ड पढ़े? ये आर स्क्वायर, जीएम अपॉन आर स्क्वायर। इसका मतलब मेरे बच्चे जो ग्रेविटेशनल फील्ड है ये डायरेक्टली इनवर्सली प्रोपोर्शनल है 1 अपॉन आर स्क्वायर। 1 अपॉन आर स्क्वायर। क्या आप समझ पाए? क्या मैं अपनी बातों को समझा पाया? खैर दूसरा बात देखते हैं। दूसरा है बेटा ग्रेविटेशनल फील्ड एट सरफेस, मतलब आर इक्वल टू कितना होना चाहिए बच्चे मेरे? आर। तो कुछ नहीं, आर की जगह पे क्या हो जाएगा? आर ई जी का सरफेस कितना होगा बच्चा मेरे? जी एम अपॉन आर का होल स्क्वायर। जी एम अपॉन आर का होल स्क्वायर। इसका मतलब देखो, ध्यान से देखो, जी क्या है? कांस्टेंट। मास क्या है? कांस्टेंट। और आर भी क्या है? कांस्टेंट। इसका मतलब ई सरफेस पे बेटा मेरे क्या होता है? ई सरफेस पे क्या होता है? कांस्टेंट होता है। क्या होता है? कांस्टेंट होता है। क्या होता है? कांस्टेंट होता है। इसका मतलब ये है कि जैसे ही हम लोग सरफेस से दूर जाएगा ग्रेविटेशनल फील्ड की वैल्यू घटती जाएगी। वो भी घटेगा कैसे? जैसे डिस्टेंस 2 टाइम्स घटेगा तो ग्रेविटेशनल फील्ड 4 टाइम्स घट जाएगा। ग्रेविटेशनल फील्ड अगर जो 4 टाइम्स होगा तो ये 16 टाइम्स घट जाएगा बच्चे। और सरफेस पे ग्रेविटेशनल फील्ड क्या होगा? कांस्टेंट होगा। क्या होगा? कांस्टेंट होगा। अच्छा सर, फिर थर्ड बेटा आता है। थर्ड थर्ड का मैं थोड़ा यहां देखता हूं। ये मैं मिटा रहा हूं, ये मेरा मैं बच्चे मिटा रहा हूं। थर्ड का थर्ड का मैं देख रहा हूं। थर्ड का मैं देखता हूं बच्चे। तो ग्रेविटेशनल फील्ड इनसाइड, इनसाइड का मतलब आर इज लेस देन आर। ये क्या होता है बेटा? जीरो होता है। क्या होता है? जीरो। कैसे फील करते हैं? फीलिंग बहुत जरूरी है। फीलिंग बहुत जरूरी है। अच्छा, तुम लोग ग्रेविटेशनल फील्ड एट सेंटर तो जीरो होगा ही। सेंटर क्या होगा? जीरो। कैसे? देखो ध्यान से देखना। जैसे मान लो ये है, ये थोड़ा सा और अच्छे से बनाना। अरे बन जा। तो देखो ये सेंटर है बेटा। अगर जो मैं ध्यान से देखना है, अगर जो ये मास लूं तो ये ग्रेविटेशनल फील्ड किधर को बनाएगा? इधर बनाएगा। ये ग्रेविटेशन थोड़ा बड़ा बनाता हूं, थोड़ा बड़ा बनाता हूं। ग्रेविटेशनल फील्ड थोड़ा बड़ा बनाता हूं। देखो यहां पे अगर जो मैंने ये मास लिया डीएम, तो यहां से ग्रेविटेशनल फील्ड इधर को होगा। यहां इसके जस्ट अपोजिट लिया डीएम, तो इसका ग्रेविटेशनल फील्ड इधर का होगा। E1 E2 मैंने माना, ये E3, ये मान लिया E4, ये मान लिया E5। इसी तरह बेटा ये सब आपस में क्या करेंगे? कैंसल करेंगे। क्या करते जाएंगे? कैंसल कर रहे। दे विल कैंसल ईच अदर। दे विल कैंसल। तो ई एट सेंटर क्या होगा बेटा? जीरो। ई एट सेंटर क्या होगा? जीरो। ठीक है सर, इतना तो समझ में आ ही रहा है। इतना तो आप पिछले लेक्चर में भी बता रहे थे कि ई एट सेंटर क्या होगा? जीरो। और वहां पे मैथमेटिकल प्रूफ भी देखे थे। क्या किए थे? गिवन इक्वेशन को कहां से कहां तक इंटीग्रेट किए थे? जीरो से पाई के बीच में। अब बेटा थोड़ा सा और कंसेप्ट मैं समझता हूं ध्यान से, ये देखना। तो जैसे मैंने वो पॉइंट मान लिया यहां है। कहां है बेटा? यहां पे है। मैंने वो पॉइंट मान लिया कि वो कहां पे है? यहां पे ए पॉइंट है। ठीक है। अब मैं मान लिया, थोड़ा सा मैं अगर जो डिवाइड कर दूं तो देखो ये पॉइंट मान लो, ये मास अलग है। ये मास है बच्चे मेरे, ये मास है। और एक मास बेटा ये है,
अब देखो ध्यान से सुनना, ग्रेविटेशन फील्ड की वैल्यू कितनी होती है, ई जी एम अपॉन आर स्क्वायर, ई जी एम अपॉन आर स्क्वायर। इस एरिया चाहे इसको पार्ट 1 कहेंगे, क्या क्या कह दे रहे हैं, पार्ट 1, और ये क्या कह दे रहे हैं, पार्ट 2, या इसको बोल सकते हैं मेजर आर्क, और इसको बोलते हैं मेजर आर्क, और इसको बोलते हैं माइनर आर्क। खैर उस पे नहीं जाते हैं हम लोग, पार्ट 1 पार्ट 2 पे करते हैं। तो देखो ध्यान से सुनना, तुम लोग ध्यान से सुनना, ठीक है बच्चे। तो हम लोग क्या देखे थे कि, अब ध्यान से सुनना तुम लोग, बहुत अच्छे से, बहुत प्यार से समझ आना। ई इक्वल टू जी एम अपॉन आर स्क्वायर, मैं पार्ट फर्स्ट की बात कर रहा हूं। तो पार्ट फर्स्ट में बेटा मास कम है, तो ग्रेविटेशनल फील्ड को क्या होना चाहिए, कम। ग्रेविटेशनल फील्ड को क्या होना चाहिए बच्चे मेरे, कम। लेकिन देखो आर भी तो कम हो रहा है, तो आर जब कम होगा तो ग्रेविटेशनल फील्ड क्या होगा, बढ़ेगा। तो रियल में ओवरऑल ना तो बढ़ेगा ना तो घटेगा। एम आई क्लियर, क्या आप समझ पाए। आई रिपीट अगेन, यहाँ पे मास ज्यादा है, पार्ट सेकेंड में बेटा मास ज्यादा है। अगर जो मास ज्यादा है, मास बढ़ेगा तो ग्रेविटेशन फील्ड बढ़ना चाहिए, लेकिन बेटा उसके साथ आर भी तो बढ़ रहा है, तो आर बढ़ेगा तो ग्रेविटेशन फील्ड क्या होगा, घटेगा। क्या होगा, घटेगा। क्या आप समझते हैं इस बात को। जैसे मान लो कि इससे ग्रेविटेशन फील्ड ऑफ कोर्स ऐसे ऐसे होगा, ऐसे इतने ऐसे ऐसे होगा बेटा, ऐसे ऐसे। और इससे मान लो कि इससे इससे बेटा ऐसे ऐसे होगा, ऐसे ऐसे ऐसे। पार्ट फर्स्ट में बेटा, पार्ट फर्स्ट में मास डिक्रीज एंड आर ऑल्सो डिक्रीज, देन ई कांस्टेंट। क्या हो जाएगा बेटा, कांस्टेंट। अरे बेटा दो क्वांटिटी है, दोनों आपस में रिलेशन, ध्यान से सुनना। जैसे मान लो ग्रेविटेशन फील्ड 4 है, मास ऐसा बढ़ा कि ग्रेविटेशन फील्ड 6 हो गया, तो आर उसी के प्रोपोर्शनल में घट गया, तो फिर से कांस्टेंट हो गया, 4 हो गया। ठीक इसी तरह इसमें कहानी, इसमें बेटा मास तो बढ़ रहा है, तो ग्रेविटेशनल फील्ड को क्या होना चाहिए, बढ़ना चाहिए। तो आर कह देगा हम छोड़ देंगे रे बाबू, हम का ऐसे ही आए हैं, तो ये आर रियल में बढ़ रहा है, तो फिर से ग्रेविटेशनल फील्ड क्या हो जाएगा, कांस्टेंट आ जाएगा। इसका मतलब बच्चे मेरे, जितना इधर ई नेट होगा उतना उधर होगा, और ई नेट इनसाइड क्या हो जाएगा बच्चे मेरे, जीरो। क्या आप बात को समझ पाए, क्या आपको समझ में आया। और ये कहानी बहुत अच्छे से समझ में आनी चाहिए। अच्छा, इसका प्रूफ, मैथमेटिकल प्रूफ, तो सिर्फ लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, वो गॉस लॉ ऑफ ग्रेविटेशन ही है जो अपने को नहीं पढ़ना है। मैथमेटिकल प्रूफ, मैथमेटिकल प्रूफ is done by law of गॉस लॉ ऑफ ग्रेविटेशन बच्चा, जो कि अपने को नहीं पढ़ना है, जो कि अपने को नहीं पढ़ना है। ठीक है बेटा, इसका मतलब फिर से रिपीट कर रहा हूं, ई आउटसाइड, आउटसाइड जीएम अपॉन आर स्क्वायर, मतलब रियल में ई इज डायरेक्टली इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर, वो भी आर स्क्वायर, वो भी आर स्क्वायर। मतलब ये 2 टाइम्स डिक्रीज हो रहा होगा, तो ई क्या हो रहा, 2 टाइम इंक्रीज कर देगा। अगर जो ये 2 टाइम्स, मतलब अगर जो 2 गुना बढ़ेगा, तो ये 4 गुना घट जाएगा। एम आई क्लियर। फिर सरफेस पे क्या होता है, जी भी कांस्टेंट, एम भी कांस्टेंट, आर भी कांस्टेंट, तो सरफेस पे क्या होगा बच्चे मेरे, कांस्टेंट होगा। फिर उसके बाद हम लोग देखे थे कि इनसाइड क्या था, जीरो। अब इसी सब बातों को ध्यान में रखते हुए हम लोग ग्राफ बनाएंगे। क्या बनाएंगे बच्चे, ग्राफ। क्या बनाएंगे, ग्राफ बनाएंगे। तो देखो क्या बनेगा, ग्राफ देखना कैसे बनेगा, क्या बनेगा, देखो ध्यान से देखो। तो मतलब ये थर्ड थर्ड लिखूं तो ई इनसाइड क्या होता है बच्चे मेरे, ई इनसाइड क्या होगा, जीरो। अब मैं ग्राफ बना रहा हूं किससे, ग्राफ ई वर्सेस आर के बीच का ग्राफ बना रहा हूं। ई वर्सेस आर, एक मैं पॉइंट ले ले रहा हूं, आर इज इक्वल टू आर। मतलब ये कहां का कहानी है, सरफेस का। कहां का कहानी है बेटा, सरफेस का। इसके इधर आर क्या है, आउटसाइड, और ये क्या है,
तो ध्यान से देखो, तो ध्यान से देखो, ध्यान से देखना तुम लोग। इनसाइड ग्रेविटेशनल फील्ड जीरो, मतलब आर इज लेस देन आर, तो ग्रेविटेशनल फील्ड जीरो। अब देखो वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस, अगर जो वाई एक्सिस को जीरो दिखाना है तो किस पे दिखाएंगे बेटा, एक्स एक्सिस पे। मतलब ई को अगर जो जीरो दिखाना है तो आर पे क्या बना देंगे, जीरो वाला बना देंगे। तो देखो ये ठीक है बच्चे, ये है, आ रहा है कि नहीं। ये क्या है, ई इनसाइड, क्या हो बेटा, इनसाइड, ठीक है। मतलब जीरो होगा, इनसाइड क्या होगा बच्चे, जीरो। फिर से आई रिपीट, वाई एक्सिस एक्स एक्सिस, अगर जो वाई एक्सिस को जीरो दिखाना होता है तो किस पे दिखाते हैं, एक्स एक्सिस पे। इनसाइड क्या है बेटा, ग्रेविटेशनल फील्ड जीरो है, इसलिए मैंने ये दिखाया। फिर ऑटोमेटिक यहाँ सरफेस पे क्या हो जा रहा है, कांस्टेंट हो जा रहा है। तो देखो ये मैंने क्या कर दिया, यहाँ पे आके क्या कर दिया, ई की वैल्यू डायरेक्ट क्या होगी, ई नॉट, ई नॉट, ई नॉट, ई नॉट। फिर उसके बाद क्या हो रहा है, उसके बाद जैसे जैसे सरफेस से दूर जा रहे हैं वैसे वैसे ग्रेविटेशनल फील्ड की वैल्यू घट रही है। ऑफकोर्स तुमको समझ में भी आ रहा है। और फिर जैसे जैसे दूर जाएंगे उसको अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी क्या होगी, कम होगी। और वो भी कैसे, आर स्क्वायर। तब मेरे बच्चे अगर जो कोई भी क्वांटिटी, दो क्वांटिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है तो इसका ग्राफ क्या बनेगा, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। तो ये ग्राफ कैसे बन जाएगा, ऐसे। कैसे बन जाएगा, ऐसे। कैसे बन जाएगा, ऐसे बन जाएगा। मैं सजेस्ट करूंगा कि आप भी इसी तरह डिफरेंट कलर का पेन यूज कर लीजिए। ये क्या है, ई आउटसाइड, मतलब ई आर इज ग्रेटर देन आर, यहाँ पे आर इज लेस देन आर, और ये क्या है बेटा, आर इक्वल टू आर। सरफेस पे, सरफेस पे ग्रेविटेशनल फील्ड की वैल्यू क्या होगी, मैक्सिमम होगी। क्या होगी बच्चा मेरे, मैक्सिमम होगी। क्या होगी, मैक्सिमम। यहाँ पे ग्रेविटेशनल फील्ड क्या होगा, वेयर ई नॉट इज द मैक्सिमम वैल्यू। और कितना होता है बेटा ई नॉट की वैल्यू, जी एम अपॉन आर का होल स्क्वायर। ठीक है, आई होप आपको ग्राफ बहुत अच्छे से समझ में आना चाहिए। ग्राफ मोस्ट इंपॉर्टेंट है। हो सकता है ग्राफ ही दे दे, जैसे चार चार ऑप्शन दे दे और बोल दे कि हॉलो स्क्वायर का कौन सा करेक्ट ग्राफ है, तो ये ग्राफ अपने को समझ में आनी चाहिए। ठीक है बच्चे मेरे, ठीक है। अब हम लोग दूसरा केस ले रहे हैं, दूसरा केस ले रहे हैं, दूसरा केस ले रहे हैं सॉलिड स्फीयर का। किसका ले रहे हैं बच्चे मेरे, सॉलिड स्फीयर का। किसका ले रहे हैं, सॉलिड स्फीयर का। किसका ले रहे हैं, सॉलिड स्फीयर का। मैं तीन पार्ट डिवाइड कर दे रहा हूं, फिर से वही काम करेंगे। अब क्या लेंगे बच्चे अपन लोग, सॉलिड स्फीयर। किसका लेंगे, सॉलिड स्फीयर। तो सॉलिड स्फीयर का देखो, तो सॉलिड स्फीयर ऐसे बन जाएगा भैया, ऐसे बन जाएगा। ये सॉलिड स्फीयर है, ये उसका सेंटर है, और ये रेडियस कितना है, आर है। ये रेडियस कितना है बच्चे, आर। फिर से वही पहला, एट सरफेस आर इज ग्रेटर देन आर। दूसरा, इनसाइड आर इज लेस देन आर। और सरफेस पे, अरे सॉरी, एट सरफेस पे आर इज इक्वल टू आर। आउटसाइड का क्या हो जाएगा, आर इज, बोलो तुम लोग, ग्रेटर देन आर। ठीक है, अब बारी बारी से कहानी कर लेंगे। अगर जो पहला केस वही ले रहे हैं, पहला केस ले रहे हैं ई जी, कहां बेटे मेरे, आउटसाइड। अगर जो आउटसाइड का मैं बच्चा मेरे, अगर जो मान लो कि ये पॉइंट अगर जो पी है बेटा, ये पॉइंट पी है और ये डिस्टेंस आर है, तो इसका क्या हो जाएगा,
ये हो जाएगा जी एम अपॉन आर का होल स्क्वायर, जी एम अपॉन आर का होल स्क्वायर। इसमें भी सेम कंसेप्ट, क्या करेंगे, इसमें भी हमने मान लिया रेडियस कितना है बेटा, स्फीयर का रेडियस है आर और मास कितना है एम। इसमें भी हम लोगों को ये मान लिया कि पूरा का पूरा मास कहाँ कंसंट्रेटेड है, उसके सेंटर पे। तो सेंटर से यहाँ का डिस्टेंस कितना आर, तो ये क्या हो गया जीएम अपॉन आर स्क्वायर, जीएम अपॉन आर स्क्वायर। ठीक, किस सेकेंड मतलब ई एट सरफेस पे बेटा, ई एट सरफेस का मतलब आर इज इक्वल टू आर, तो कुछ नहीं जीएम अपॉन आर का होल स्क्वायर। यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, कांस्टेंट होगा, क्या होगा, कांस्टेंट। और यहाँ पे ये क्या हो रहा है, E इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन आर स्क्वायर। अब देखो ध्यान से देखना तुम लोग, थर्ड केस ग्रेविटेशनल फील्ड इनसाइड क्या जीरो होगा, ना 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 ना, ग्रेविटेशनल फील्ड इनसाइड जीरो नहीं होगा। कैसे नहीं होगा, क्या नहीं होगा, उसको फील करने की कोशिश करते हैं, उसी को फील करना है बहुत अच्छे से, ध्यान से सुनना तुम लोग। जैसे बेटा मैं क्या करूं, इसको ये पॉइंट मैंने मान लिया, कोई पॉइंट मैंने मान लिया P, कोई पॉइंट मैंने मान लिया P, कोई पॉइंट मैंने मान लिया P। अब देखो P से अगर जो मैं बनाऊं, P से अगर जो मैं बनाऊं, मैंने एक ऐसे ले लिया, ऐसे एक ले लिया। अब यहां पे ये पॉइंट है और यहाँ पे मैं मान लिया P जो कितने डिस्टेंस पे R। अब मैं क्या करूंगा कि ये कैसे बना लूंगा, ये बना लूंगा। तो ये इसमें तुमको नहीं दिख रहा है, मतलब ये रियल में दो तरीके का काम कर रहा है कि नहीं। इतना पार्ट बच्चा मेरे, इतना पार्ट रियल में इसके इधर वाला ये क्या कैसे तरह पी के इधर वाला पार्ट कैसे ट्रीट कर रहा है, सेल की तरह, कैसे ट्रीट कर रहा है, सेल की तरह। इसका मतलब ये जो पार्ट होगा उसके द्वारा जो ग्रेविटेशनल फोल्ड होगा वो क्या होगा, जीरो। क्या होगा, ग्रेविटेशनल फील्ड जीरो, पूरा का पूरा जो इतना मास है उसके हिसाब से होगा। नहीं आया समझ में, फिर से बताते हैं, ध्यान से सुनना तुम लोग। जैसे अगर जो बेटा मेरे, अगर जो मैं बहुत अच्छे से बनाऊंगा तो देखो ध्यान से देखना तो तुम लोग, जैसे अगर जो मैं इसी को बनाऊं बच्चे मेरे, तो देखो ये मैंने माना पी पॉइंट को थोड़ा सा मैं यहां मान दे रहा हूं और ये रियल में यहां पे ऐसे कर दिया, ऐसे। तो ये तो हो गया क्या, और ये क्या है, ये क्या है बच्चा, तो ये देखो ये पॉइंट P अगर जो खूब अच्छे से अगर जो मुझे समझ में आ रहा होगा बच्चे, ये अगर जो मुझे समझ में आ रहा है, देखो तो ध्यान से देखना तुम लोग, ये अगर जो मुझे अच्छे से समझ में आ रहा होगा बच्चे ध्यान से, तो देखो ये पूरा का पूरा ये वाला पार्ट सेल की तरह नहीं ट्रीट कर रहा है, तो सेल की जगह पे ये रियल में P पॉइंट कहाँ ट्रीट कर रहा है, इनसाइड। तो रियल में बेटा मेरे इस सेल के हिसाब से यहाँ पे पॉइंट P पे ग्रेविटेशनल फील्ड क्या होगा, जीरो। मतलब पूरा का पूरा जो ग्रेविटेशनल फील्ड है किसके हिसाब से होगा, इसके। और इसमें या तो सरफेस में मान लो या उसके आउटसाइड मान लो। आया, आई रिपीट वंस अगेन, लिसन टू मी वेरी केयरफुली, और पिक्चर को बहुत ध्यान से देखना है। और जब अगर जो अपन लोग भी नोट्स में बनाएंगे तो खूब इसी तरह डिफरेंट पेन का यूज करके बनाएंगे। देखो ध्यान से, ये वाला पॉइंट बी बेटा, ये थोड़ा सा और अगर जो मैं सेपरेट कर दूं, ये अगर जो मैं और अच्छे से कर दूं, ये देखो ये पॉइंट अगर जो P है और ये अगर जो बेटा मेरे ये ऐसे है, तो देखो ये पॉइंट P के लिए ये पूरा का पूरा पार्ट सेल की तरह नहीं ट्रीट कर रहा है, सेल की तरह ट्रीट कर रहा है कि नहीं, तो सेल की तरह ट्रीट हो रहा है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सेल इनसाइड क्या होता है, जीरो। पिछले लेक्चर पिछले पार्ट में देखें, अभी 10 मिनट पहले देखें। इसका मतलब यहाँ पे जो ग्रेविटेशनल फील्ड होगा वो पूरा का पूरा किसके कारण होगा, इसके कारण। मैंने इसका मास, ये पूरा मास m है, इसका मास तो कितना हो जाएगा, m डैश हो जाएगा।
तो इसका मतलब यहाँ पे बेटा ई नेट कितना हो जाएगा, ई ड्यू टू आउटर सेल प्लस ई ड्यू टू इनसाइड मास, इनसाइड मास, इनसाइड मास। ई ड्यू टू आउटर सेल क्या होगा मेरे बच्चे, जीरो। ई ड्यू टू आउटर सेल क्या होगा, जीरो होगा। और ई इनसाइड क्या था, जी। मास कितना है, एम डैश अपॉन यहां से ये वाला डिस्टेंस कितना है, आर, तो ये हो जाएगा आर स्क्वायर। क्या मैं अपनी बात को समझा पाया? अब अभी एम डैश की वैल्यू क्या होगी उसके बारे में देखेंगे, उसको ध्यान से समझेंगे। अभी बस इतना फिलहाल में ये समझो ध्यान से। मैंने एक पॉइंट P इनसाइड लिया, उसके उस पॉइंट P को अगर जो देखा गया तो आउटर का जो मास होगा उस सेल की तरह ट्रीट करेगा। आउटर मास, नोट में लिख लो, आउटर मास ट्रीटेड एज सेल, हेंस E ड्यू टू आउटर सेल इज इक्वल टू जीरो। क्या होगा बच्चा मेरे, जीरो। पूरा का पूरा जो ग्रेविटेशनल फील्ड होगा वो क्या, इस पी पॉइंट पे या तो सरफेस पे मान लो या तो कहीं पॉइंट मान लो, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। इसको अगर जो बहुत अच्छे से लिख दूं तो ये क्या हो जाएगा, ई एट सरफेस इनसाइड। क्या बच्चे मेरे, इनसाइड। ठीक है सर, समझ में आया? अच्छा, अब देखो ध्यान से देखना तुम लोग, ध्यान से देखो एक बात। अब यम डैश की कहानी अपन लोग करेंगे, तो यम डैश की कहानी कैसे करेंगे ध्यान से देखना। तो तुम लोग मेरे बच्चे देख, तो ध्यान से देख। अब इसमें दो दो तीन कंसेप्ट लगा सकते हैं, तीन चार कंसेप्ट एम डैश निकालने का। एक तुम लोगों को वो वाला बताया था, यूनिटरी मेथड। पहला मेथड फर्स्ट, यूनिटरी मेथड। तो ये क्या होगा बेटा, अगर जो पूरा वॉल्यूम कितना है, पूरा वॉल्यूम, ये 3D ऑब्जेक्ट है। कौन सा है बेटा, 3D ऑब्जेक्ट। तो 3D ऑब्जेक्ट में हम लोग क्या कंसीडर करेंगे, वॉल्यूम कंसीडर करेंगे। तो अगर जो पूरा वॉल्यूम मेरे बच्चे 4/3 पाई आर क्यूब है, तो मास कितना है, एम। कितना है, एम। और अगर जो पूरा वॉल्यूम 1 यूनिट होगा तो मास कितना होगा, 4/3 पाई आर क्यूब। अब अगर जो मास, जैसे वॉल्यूम अगर जो 4/3 पाई आर, आर कितना है, आर ये है, आर क्यूब है मेरे बच्चे, तो कितना होगा, कितना होगा मास, एम डैश कितना होगा बच्चे मेरे, एम अपॉन 4/3 पाई आर क्यूब इंटू 4/3 पाई आर क्यूब। 4 पाई से 4 पाई कैंसर, एम आर क्यूब अपॉन आर क्यूब, एम आर क्यूब अपॉन आर क्यूब, एम आर क्यूब अपॉन आर क्यूब। मैं इसको मिटा रहा हूं, एम आर क्यूब अपॉन आर क्यूब। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये कहानी समझ में आनी चाहिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट। हालांकि मैं क्वेश्चन करवाते समय ये करवा चुका हूं, मैं क्वेश्चन करवाते समय करवा चुका हूं, लेकिन यहां मैं और अच्छे से बता रहा हूं, क्योंकि हर साल ग्रेविटेशनल फील्ड अगर जो पूछेगा, इसमें पूछेगा तो यही कहानी रहेगी, मास निकालने का। दूसरा मेथड सेकेंड, मेथड सेकेंड अगर जो मैं यूज करूं, मेथड सेकेंड अगर जो यूज करूं, तो कौन सा होगा, डेंसिटी मेथड। डेंसिटी, देखो मेरे बच्चे ध्यान से देखना, ध्यान से, आई रिपीट, डेंसिटी किसकी प्रॉपर्टी होती है, मटेरियल की। अगर जो मटेरियल सेम है तो डेंसिटी सेम होगा। डेंसिटी, सिंस डेंसिटी इज द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल। किसकी प्रॉपर्टी होती है मेरे बच्चे, मटेरियल की। इसका मतलब अगर जो डेंसिटी सेम होगा, मतलब मटेरियल सेम होगा, तो डेंसिटी क्या होगा, सेम। तो यहाँ पे ये दोनों मटेरियल सेम नहीं है, तो इसका मतलब डेंसिटी ऑफ इनिशियल इज इक्वल टू डेंसिटी रो डैश होगा। चाहे डेंसिटी को अगर जो इस यहाँ पे लिख सकते हैं, तो मास क्या लिख सकते हैं, बोलो तुम लोग, मास अपॉन वॉल्यूम। पहले इनिशियल मास कितना, डेंसिटी इनिशियल इक्वल टू डेंसिटी फाइनल कर दे रहा हूं। जो इनिशियल डेंसिटी होगा वही क्या होगा, फाइनल। इनिशियल डेंसिटी कितना है, मास है m,
और इनिशियल वॉल्यूम कितना है 4 पाई आर क्यूब, 4/3 पाई आर क्यूब। फाइनल मास कितना है m डैश, फाइनल वॉल्यूम कितना है आर क्यूब। देखो 4 पाई से 4 पाई/3 से ये कट गया, m डैश कितना आ जाएगा m r क्यूब अपॉन r क्यूब। और ये रियल में जानते हो ये किसका है, ये रियल में कंसेप्ट किसका है, लीनियर मास डेंसिटी का, लीनियर मास डेंसिटी का मेरे बच्चे। ये मेथड यूज करो या ये मेथड यूज करो, एक ही बात है हमारे हिसाब से। तो ये मेथड करोगे यूज तो अच्छा लगेगा, बहुत बढ़िया लगेगा, आगे कोई कंसेप्ट समझने में दिक्कत नहीं होगी। इफ द मटेरियल इज सेम देन डेंसिटी इज सेम, इनिशियल डेंसिटी इक्वल टू फाइनल डेंसिटी। इनिशियल मास कितना है m, इनिशियल वॉल्यूम कितना है 4/3 अपॉन r क्यूब। फाइनल मास कितना है मुझे नहीं मालूम, मैंने m डैश मान लिया। ये तो पूरा का पूरा कहानी खत्म हो जाएगा, ये पूरा का पूरा पिक्चर से खत्म हो जाएगा। ये इतने मास रहेगा, ये पॉइंट रहेगा, तो फाइनल कितना हो जाएगा। अब मैं बेटा यहाँ पे रख दे रहा हूं, तो अगर जो ई नेट निकालूंगा मेरे बच्चे, ई नेट इनसाइड ये कितना होगा जी एम डैश, एम डैश की वैल्यू क्या रखूंगा m r क्यूब अपॉन r क्यूब r स्क्वायर। एक r क्यूब से ये कट जाएगा, रियल में बेटा आएगा जी एम आर अपॉन आर क्यूब ई नेट, ई नेट, ई नेट। अरे ये क्या है, जो ग्रेविटेशनल फील्ड है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है आर के। कैसा रिलेशन है बेटा मेरे, लीनियर रिलेशन है। कौन सा रिलेशन है, लीनियर रिलेशन है। कौन सा रिलेशन है, लीनियर रिलेशन है। मैं इसको थोड़ा कुछ देर के लिए मिटा दूं। ई नेट कितना हो गया मेरे बच्चे, ई नेट इज इक्वल टू हो जाएगा जी एम आर अपॉन आर क्यूब। मतलब ई इज इनसाइड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर। वो भी कौन सा रिलेशन, लीनियर रिलेशन। कौन सा बेटा मेरे, लीनियर रिलेशन। कौन सा रिलेशन है, लीनियर। चाहे इसको देखेंगे तो ये y इक्वल टू एम एक्स का ग्राफ बनेगा कि नहीं, किसका ग्राफ बनेगा। अगर जो ग्राफ को ठीक ठाक सोचा जाए तो ये y इक्वल टू एम एक्स, मतलब एक ग्राफ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू दो वो दी। खैर ग्राफ के बारे में कंसल्ट करेंगे बाद में, अभी बस इतना दे दो, ई इनसाइड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर। क्या बच्चे मेरे, ई इनसाइड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर, ठीक है ना। अच्छा ये किसका और फॉर्मेट है, डेंसिटी का फॉर्मेट कुछ नहीं। यहाँ क्या लिख सकते हैं, यहाँ ध्यान से देखो तो, इन फॉर्म ऑफ बेटे, इन फॉर्म ऑफ डेंसिटी अगर जो लिखना होगा तो कितना, ई नेट इज इक्वल टू, मास को क्या लिख सकता है तुम लोग बताओ, मास को लिख सकता है डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, जी डेंसिटी इंटू वॉल्यूम आर अपॉन आर क्यूब, या जी रो इसका 4/3 पाई आर क्यूब आर अपॉन आर क्यूब। एक आर से एक आर बेटा मेरे कैंसल हो जाएगा, आर क्यूब से आर क्यूब क्या हो जाएगा कैंसल, कितना आ जाएगा 4/3 पाई जी रो आर। ये फेमस है, ये फेमस है, ये एक्सप्रेशन फेमस है, इसलिए इसको याद रखना है, इसको याद रखना है। आई रिपीट इन ब्रीफ वंस अगेन, फिर से सॉलिड स्फीयर है तो आउटसाइड तो उसी तरह रहेगा जो हॉलो स्फीयर का होगा, मतलब जीएम अपॉन आर स्क्वायर। ग्रेविटेशनल फील्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन आर स्क्वायर। फिर हम लोगों ने सरफेस पे देखा था, तो सरफेस पे भी वही कहानी थी मेरे बच्चे। सरफेस पे जो ग्रेविटेशनल फील्ड की वैल्यू थी वो कांस्टेंट थी। क्या थी, कांस्टेंट। इनसाइड में थोड़ा सा केस उल्टा हो जाता है, इनसाइड में बच्चे मेरे केस उल्टा हो जाता है। हॉलो स्फीयर में, हॉलो स्फीयर में या सेल में, ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट, जब न्यूमेरिकल कराऊंगा तो बहुत अच्छे से इसका यूज होगा, खूब जबरदस्त तरीके से यूज होगा। हॉलो स्फीयर में ग्रेविटेशनल फील्ड इनसाइड क्या होता था मेरे बच्चे, जीरो। लेकिन अगर जो वही सॉलिड स्फीयर है तो ग्रेविटेशनल फील्ड इनसाइड जीरो नहीं होगा, ग्रेविटेशनल फील्ड इनसाइड जीरो नहीं होगा, ग्रेविटेशनल फील्ड इनसाइड जीरो नहीं होगा। और कौन सा रिलेशन होगा,
इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर। रिलेशन कौन सा है बेटा? लीनियर रिलेशन। अच्छा, ये कहानी भी बहुत अच्छे से मैं समझाया कि मास कैसे निकालते हैं। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है मेरे बच्चे, क्योंकि अभी आगे जो हम लोग न्यूमेरिकल करेंगे तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। अब हम लोग ग्राफ के बारे में थोड़ा कुछ देख लेते हैं कि ग्राफ कैसे बनता है, ग्राफ की कहानी क्या है। उससे पहले मैं थोड़ा सा पानी पीना चाहूंगा। अब देखते हैं ग्राफ का। किसको देखते हैं बच्चे मेरे? ग्राफ। किसको देखते हैं? ग्राफ। ग्राफ देखेंगे ई वर्सेस आर, और ये किसका ग्राफ है? सॉलिड स्फीयर का। किसका ग्राफ है मेरे बच्चे? सॉलिड स्फीयर का। कुछ नहीं यार, फिर से वही काम करूंगा मैं। ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड और ये हो गया आर। अब देखो इस केस में इलेक्ट्रिक ग्रेविटेशनल फील्ड इनसाइड जीरो नहीं है, बल्कि ग्राफ कैसा बनेगा? y इक्वल टू एम एक्स। मतलब रियल में ग्राफ अगर जो मैं बनाऊं मेरे बच्चे, तो देखो तो ऐसे बनेगा। क्या ऐसे बनेगा? कब तक? कब तक? r इक्वल टू आर। फिर उसके बाद आउटसाइड देखेंगे तो आउटसाइड कहाँ गया? आउटसाइड, आउटसाइड, आउटसाइड लग रहा है मिट गया है। आउटसाइड कैसे आया था? ये ऐसे आया था मेरे बच्चे। कैसे आया था? ये ऐसे आया था। ठीक है। E इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/r²। E इज डायरेक्टली E इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r², और E इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R। किसका है? सॉलिड स्फीयर का। ग्राफ मोस्ट इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्योंकि झंझट यही करेगा। क्या करेगा बच्चे मेरे? झंझट यही करेगा। चार टाइप का ग्राफ दे देगा, चार टाइप का ग्राफ दे देगा और यही पूछ देगा। अच्छा, ये जो सॉलिड स्फीयर की कहानी है, स्टोरी ऑफ सॉलिड स्फीयर, स्टोरी ऑफ, नोट में लिख लेंगे बेटे मेरे, स्टोरी ऑफ सॉलिड स्फीयर इज सेम एज अर्थ when we study acceleration due to gravity। किसके बारे में हम लोग कहानी करेंगे बच्चे मेरे? जी के बारे में। जी के बारे में करेंगे तो इसी तरह कहानी होगा। ऊपर जाएंगे तो क्या होगा, नीचे जाएंगे तो क्या होगा, वहां पे मास इसी तरह निकालेंगे, यहाँ पे जैसे निकाला था। क्या क्या था? वो पॉइंट की तरह, वो पॉइंट पी को हमेशा ये बोला जाता है कि आउटर मास क्या करेगा? ग्रेविटेशनल फील्ड जीरो होता है। क्यों होता है? मैं जब पढ़ रहा था तो मेरे टीचर ने नहीं बताया था, लेकिन मैं आप लोगों को बताना बहुत जरूरी समझता हूँ। बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। या वो लोग बोल देते हैं कि रूल ऐसा होता है, लेकिन रियल में यही है कि वो जो पॉइंट पी है उसके आउटर मास सेल की तरह ट्रीट करेंगे और उसके द्वारा ग्रेविटेशनल फील्ड क्या होगा? जीरो। सिर्फ और सिर्फ वही होगा जो उसके अंदर होगा। अच्छा, अब इस कहानी से सेंटर पे ग्रेविटेशनल फील्ड क्या होना चाहिए? ग्रेविटेशनल फील्ड एट सेंटर कितना हो जाएगा? सेंटर पे बेटा r इक्वल टू जीरो हो जाएगा। r इक्वल टू जीरो तो ई नेट क्या हो जाएगा? जीरो। ई नेट क्या होगा? जीरो। मतलब E एट सेंटर, E एट सेंटर पे क्या होगा बेटा? जीरो होगा। दोनों केस में, दोनों केस में या तो सॉलिड हो या तो हॉलो होगा। इसीलिए आगे हम लोग पढ़ेंगे जब G की वैल्यू अर्थ के सेंटर पे क्या होता है? जीरो। G की वैल्यू, पहला स्टोरी। दूसरा, वैल्यू ऑफ G एट सेंटर ऑफ अर्थ इज बेटा जीरो। क्या होता है? जीरो। क्यों? क्योंकि ये कहानी है, क्योंकि ये कहानी है। ये बहुत अच्छे से समझ में आनी चाहिए। समझ लो, देख लो कैसे। एक बार वीडियो को पॉज करो, बहुत अच्छे से समझ लो। मास का कंसेप्ट नहीं आया तो मास को ऐसे निकाला जाता है, ये समझ लो। अब हम लोग कुछ छोटे मोटे क्वेश्चन करेंगे। ओके, तब तक आप लोग पढ़ाई करते रहिए। सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। बाय। थैंक यू।